विद्यार्थियों, तो आज अपन पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति के बारे में। हमने 5 विभक्ति तक पढ़ा है और आज अपन जो पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक। वैसे कारकों अगर अपन संस्कृत की बात करें तो कारकों के अंदर इनको नहीं माना है, इन्हें इसको कारक नहीं माना है, लेकिन इनका जो विभक्ति का जो प्रयोग होता है विभक्तियों में जो है तो इसमें संबंध कारक का षष्ठी विभक्ति के रूप में प्रयोग वह किया जाता है। अब संबंध के जो चिन्ह दिए हुए हैं, जो हिंदी जो वाक्य उनके बीच में अगर ये चिन्ह आते हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अगर ये जो शब्द दिए हुए हैं अगर ये वाक्य के अंदर आते हैं तो उसके अंदर अपन कहेंगे संबंध कारक है और उसके अनुसार ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा। जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उस शब्द के अंदर किसका प्रयोग होगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए प्रवीण संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। संस्कृत की किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? संस्कृत की। तो जो चिन्ह है वह जिस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है तो उस शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए प्रवीणा संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। तो जिसके साथ में ये चिन्ह जुड़ा हुआ होगा उस शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और उदाहरण देखिए मेरा मित्र रमेश है। तो मेरा मित्र रमेश से यानी यहाँ पर संबंध बता रहा है किसका? मेरा। तो यहाँ पर मेरा जो संबंध बता रहा है रमेश के साथ में, तो मेरा तो इसमें हो जाएगा मम, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा मम मित्रम। मम मित्रम रमेश यानी मेरा मित्र रमेश है। और उसके बाद में इसके अंदर कुछ उपपद जो विभक्तियां हैं, उपपद शब्द है, उपपद विभक्ति अध, नीचे, वृक्ष, अध, सात्रस्यते, वृक्षस्य अध सात्रस्यते, वृक्षस्य यानी वृक्ष की, अध यानी नीचे, सात्रस होता है किसके नीचे? वृक्ष के नीचे। तो अध योगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा यानी वृक्ष के नीचे। तो अध जब वाक्य के अंदर आएगा तो उसमें भी किसका प्रयोग होगा? उसके जो उपनिषद जो शब्द होगा उसके अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है वह होगा। फिर ऊपरी यानी ऊपर, वृक्ष से ऊपरी, खगासन्ति,
ऊपरी हो गए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी वृक्ष के ऊपर पक्षी है, वृक्ष के ऊपर पक्षी है। तो ऊपरी जब आएगा, देखिए एक वृक्ष से ऊपरी खगा तिष्ठति, यानी पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, मैं और पे पर, तो पर आता है, पे आता है या मैं आता है, तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो लेकिन ऊपरी के योग में अगर ऊपरी आता है तो ऊपर के योग में यहाँ पर ऊपरी शब्द के कारण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वह होगा। मध्य यानी बीच में, विद्यालय से मध्य क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, यानी विद्यालय के बीच में खेल का मैदान है। तो मध्य के योग में, किसके योग में, मध्य के योग में इस शब्द के अंदर क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। बीच में जैसे आता है हिंदी वाक्य आते हैं अनुवाद करने के लिए, अगर बीच में है तो अपन वहाँ पर मध्य का प्रयोग करेंगे। और मध्य के योग में जब विभक्ति की बात आएगी तो अपन लिखेंगे मध्य युगे षष्ठी विभक्ति, यानी विद्यालय के बीच में खेल का मैदान है। पूर्व यानी सामने, विद्यालय से पूर्व उद्यानम अस्ति, उद्यानम अस्ति। तो यहाँ पर देखिए पूर्व योगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी विद्यालय के सामने बगीचा है, यानी विद्यालय के सामने बगीचा है, तो वहाँ पर पूर्व योगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वह होगा। समक्ष इसका अर्थ समीप, अध्यापक से समक्ष छात्र अस्ति, यानी विद्यालय अध्यापक से समक्ष छात्र अस्ति, यानी अध्यापक के समीप छात्र है, अध्यापक के समीप छात्र है। तो समक्ष अध, ऊपरी, मध्य, पूर्व, समक्ष, तो जो ये उपपद है तो इनके कारण क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वह होगा। कृते के लिए, माता बालक से करते, दुग्धम अन्य। तो देखिए माता बालक के लिए दूध लाओ, माता बालक के लिए दूध लाओ। पर अन्यति दूध लाती है।
तो माता बालक के लिए दूध लाती है, तो माता किसके लिए ला रही है? बालक से, करते हैं बालक के लिए, तो के लिए है तो बालक से, यानी इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा करते योग। अंत यानी अंदर, भुवनस्य अंत माता विद्यते, यानी घर के अंदर, भवन के अंदर माता है। तो अध ऊपरी, मध्य, पूर्व, समक्ष, करते, अंत और समीपम। समीप का अर्थ होता है समीप। इसके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, समीपम, समीप। विद्यालय से समीपम देवालयम अस्ति। यानी विद्यालय के समीप में क्या है? मंदिर है। तो अध, ऊपरी, मध्य, पूर्व, समक्ष, करते, अंत और समीपम, इसके योग में क्या होगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है वह होगा। और फिर एक आता है षष्ठी और सप्तमी दोनों का जो प्रयोग होगा वो होगा किसमें? जब दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है, बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है, बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है। बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना, यानी बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है, तो वहाँ पर अपन षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, कविनाम, कविषु, कालिदास, श्रेष्ठतम अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो कवि नाम षष्ठी और कविषु सप्तमी, यानी इसमें दोनों विभक्ति का प्रयोग वह हो सकता है। बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है तो वहाँ पर क्या होगा? जैसे छात्राणाम छात्रेषु, छात्राणाम छात्रेषु राघव चतुर अस्ति, यानी छात्रों के अंदर जो राघव है वह सबसे चतुर है, श्रेष्ठ है, चालाक है। तो जब दोनों में से यानी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का अपन प्रयोग करेंगे, यानी बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है, तो वहाँ पर षष्ठी करो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति या कविषु कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति, यानी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का अपन प्रयोग वह कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो षष्ठी और सप्तमी जो इसको प्रयोग होगा उसमें तमप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तमप प्रत्यय जो अपने पढ़ा था, तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, तो इसके अंदर तमप का तम शेष रहता है। और दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है, दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है। जहाँ पर तुलनात्मक होता है वहाँ पर अपने को पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, वहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा श्रेष्ठतर।
तो वहाँ पर दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा तरफ बढ़ते, और बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है तो वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग वह होगा। तो षष्ठी विभक्ति के अंदर जो अपने उपपद है वो अपने को अच्छी तरह से याद करना है। अध यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, मध्य यानी बीच में, पूरे यानी सामने, समक्ष यानी समीप, कृत्य यानी के लिए, अंत यानी अंदर, और समीप का अर्थ होगा समीप, समीपम का अर्थ होगा समीप में। तो इन शब्दों के योग में भी क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वह होगा। और दूसरा संबंध कारक जो संबंध दर्शा रहा है उसमें भी क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वह होगा।